हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की भी शुभम। तो आज की यह वीडियो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। अगर आप इन तीनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आरपीएफ एसआई का रीजनिंग का एक सेट लिया है जो कि 5 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 का है। तो ये प्रीवियस ईयर सेट है। टोटल 35 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है, ठीक है। आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से हार्ड टॉपिक होते हैं। आपको यहाँ पे ये भी जानने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से हमारे वीक टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे काम करना है, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा और टॉपर्स की अप्रोच के साथ किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं फास्ट, वो भी बताऊंगा। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, किस तरीके से यूनिट डिजिट का यूज़ करना है, किस तरीके से क्वेश्चन हार्ड जो आते हैं उनको स्किप करने हैं, हर एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है। और ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, थोड़ी हटके रहेगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप हर जगह देख रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें या कुछ ना कुछ आपको रिलेट करके बताऊंगा जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मुझे बताना, इस तरीके से आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मान लो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आया, आपको वीडियो को पॉज करके खुद से सोचना है इसका आंसर क्या होगा, सोल्व करना है। क्योंकि वीडियो मूवी की तरह देखोगे तो सब कुछ समझ में तो आ जाएगा, क्योंकि मेरा काम है समझाने का और तुम्हारा काम है समझने का। लेकिन जब आप खुद से पेन उठाओगे तब आपका रियल एक्सपीरियंस होगा, आपकी जो रियल नॉलेज है वो चेक होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 आया, खुद से सोल्व करना है, चेक करना है। फिर इसी तरीके से जब क्वेश्चन 2 आएगा, वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करना है। टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, खुद से ट्राई जरूर करने हैं। बाद में चेक करना है क्या मेरा भी यही तरीके था, क्या मैं भी इतना ही टाइम ले रहा था, और बाद में कमेंट में मुझे बताना है कि 35 में से कितना आपका स्कोर आया। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन 52 53 यानी डिफरेंस 1 का, 53 57 यानी 4, और यहाँ पे फिर 9 और यहाँ पे 16। तो मुझे क्लियर पता चल गया कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, और ये 3 का और ये 4 का। ये खुद आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका मतलब 1 4 9 16 यानी अब की बार क्या आएगा 25। तो 2 और 5 क्या आएगा 7 है, यानी लास्ट में 7 किसमें, इसमें। डायरेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो आप गैप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 17 का गैप, यहाँ पे और बड़ा गैप आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए भी मिल रहा है कि 16 का डबल जा रहा है, यानी 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी 33 हो गया। 33 दूनी 66 प्लस 2। इस तरीके से यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई प्लस 3, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 फिर 3 ऐड होगा फिर 4 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 ऐड होगा, यानी 2 की मल्टीप्लाई प्लस 5। तो लास्ट वाले में क्या होगा 5 ऐड होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस 5 ऐड होगा तो क्या आएगा 9, यानी लास्ट में जिसके 9 होगा वही आंसर होगा। डायरेक्ट सोल्व ऐसे भी कर सकते हो या पूरा खुद से सॉल्यूशन कर सकते हो, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती होगी, ठीक है। इसके अलावा देखो ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनइक्वलिटीज़ के, इसमें आपको दिक्कत आती होगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करने हैं वो भी मैं बताऊँगा। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की। तो स्टेटमेंट है सम व्हीट आर टी, यानी कि कुछ व्हीट क्या है, टी है, यानी चाय है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहे हैं लेकिन मैं हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है। ये मत सोचना कि इंग्लिश में आ गए और घबरा के क्लोज कर दो, ठीक है। सब कुछ मैं हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में ही बोलूँगा, ठीक है। एक एक चीज़ बताऊँगा। तो अब क्या करना है, सम व्हीट आर टी और सम टी आर राइस। तो सम टी आर राइस यानी कुछ टी यानी कि चावल है, यानी कुछ, ये तो पता होगा, खैर इतनी बताने की जरूरत तो नहीं है। ऑल राइस आर करी, यानी जितने भी राइस हैं वो क्या है, करी हैं, ठीक है, यानी सी। अब आपको चेक करना है कंक्लूजन, यानी कि जो भी ये स्टेटमेंट दी है क्या ये सही है या गलत है, यानी जो कंक्लूजन है वो सही है या गलत है। सम करी आर टी, यानी कुछ करी क्या टी है, हाँ टी है, क्योंकि इसमें देखो ओवरलैप कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये ट्रू है। सम करीज आर वीट, देखो कुछ करी वीट है, नहीं है। हो सकती हैं, ऐसा नहीं है ये सर्किल, देखो ऐसा बड़ा भी हो सकता है इस तरीके से, लेकिन फिलहाल हो सकती है क्या मतलब प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 100% नहीं है ना कि होंगी। तो इसमें तो ये कहा है कि है, तो 100% नहीं है, तो क्रॉस यानी रॉन्ग है। ऑल राइस इज़ टी, यानी जितने भी राइस हैं यानी जितने भी चावल हैं वो टी हैं, नहीं, कुछ ही है, क्योंकि शुरू में ही कह दिया था कि कुछ टी आर राइस, तो इसका मतलब कुछ राइस भी टी है, तो ऑल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 1 ही लॉजिकल है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं इसकी। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग में इतने इजी आएंगे, 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे बिल्कुल जो मतलब रीजनिंग नहीं भी पढ़ी वो भी बंदा करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन, ये तो डार्क है, अलग एलिमिनेट हो गया। ये आपको दिख रहा है कि 3 इसमें लाइन है, ठीक है, ऐसा कुछ डेंस में नहीं है कोई भी, और ऐसी लाइन का भी कोई नहीं है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी कर लोगे, ठीक है। जैसे मिरर इमेज अभी बताऊँगा।
अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सबसे पहले जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिनका अभी लेवल लो है या जिन्होंने रीजनिंग सिर्फ थोड़ी पढ़ी है वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। और इसके अलग अलग तरीके भी हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अलग तरीके से बताऊंगा क्योंकि क्लास 12th में जब हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी तो उसी मेथड से मैं बताऊंगा, इसकी कोई मैंने वीडियो नहीं देखी। ठीक है, अब देखो करना क्या है, जैसे इसमें ये पूछ रहा है क्या ई एम से बड़ा है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे मैंने 3 लिखा, इसका मतलब ये जो साइन है ये दर्शा रहा है कि जो 3 है वो क्या है 2 से बड़ा है। अगर मैं ये ऐसे कर दूँ और ये ऐसे कर दूँ तो इसका मतलब ये जो है ये छोटे को दर्शाता है। क्लियर, चलो इतनी बात तो सबको पता होगी। अब देखो करना किस तरीके से, इसमें लेट करेंगे कोई भी नंबर, क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ समझाऊंगा ये एम ये सी ये तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो एम और ई पे फोकस करना है, तो एम और ई ये रहा और एम कहाँ है, एम ये रहा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, रिलेशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक। टी की वैल्यू मान लो मैंने 1 मानी और एम की वैल्यू भी मान लो 1 मानी, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है एम जो है टी से बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी 1 मान लेते हैं। और ओ क्या है, एम से बड़ा है यानी 2 मान लो। और सी क्या है, 2 ओ के बराबर, तो इसको भी 2 मान लो। अब यहाँ पे क्या है, सी कितना है, कुछ भी मान लो, 2 माना था ना तो 2 ही मानो, कुछ भी क्या 2 माना था तो 2 मानना है। अब यू क्या है, यू इससे बड़ा है किससे, सी से, या सी के बराबर, तो इसको भी 2 मानो, बराबर कर लो। अब ई क्या है, ई 2 से मतलब यू से बड़ा है, तो यू क्या है 2, तो इससे बड़ा मान लो 3। अब देखो ई की वैल्यू आ गई 3 और एम की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ई क्या है 3 और एम क्या है 1, तो ई बड़ा है ना, तो ये वाला ट्रू हो गया। इस तरीके से कर लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने हिसाब से नंबर रख के कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ये वाला चेक करेंगे। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब यार मैंने एक गलती कर दी, अब गलती क्या कर दी, गलती ये कर दी कि मैंने जितना भी लिखा था वो मिटा दिया, उसको मिटाना नहीं था, आपको भी नहीं मिटाना। करना क्या है, जैसे ऑप्शन नंबर ये बी चेक करना है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या थी, अभी 2 थी, अब हम टी की वैल्यू रखेंगे, तो टी की वैल्यू क्या है 1 है ना, टी की वैल्यू क्या है 1, तो टी की वैल्यू 1 है, लेकिन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। तो ये चेक करना चाह रहा है कि सी टी से बड़ा है, तो हाँ टी से बड़ा है, लेकिन इसके इक्वल भी है, इक्वल नहीं है क्योंकि ये 2 है, तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर डायरेक्ट विदाउट ये नंबर समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, बहुत से यूट्यूब पे शायद ऐसा समझाते भी होंगे, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे, नंबर लेट करके करेंगे, क्योंकि नंबर आपको पता है कौन छोटा कौन बड़ा, लेटर आपको नहीं समझ में आएगा कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, अब एल और डी का रिलेशन देखेंगे। अब देखो एम की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ए किसके बराबर है, एम के बराबर, तो इसको भी 1 मान लेंगे। पर यहाँ पे क्या है, एल छोटा है किससे, ए से, तो मान लो 0। ठीक है, अब किसका रिलेशन देखना है, एल का और टी का। एल क्या है 0, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एल क्या है 0 ग्रेटर देन, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 1, क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ये मेरा ये तरीका है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो इसको इस तरीके से सोल्व करना, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन हो जाएंगे। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट, मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है, कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके से करो, हो जाएगा। क्लियर, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो, जैसे कि मैं हर बार कह रहा हूँ, भूल मत जाना कि मूवी की तरह देखना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, एवरी मंडे इज़ वर्किंग डे। ठीक है, इसमें आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो जाओगे, यार क्या कह रहा है ये, एवरी मंडे इज़ वर्किंग डे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। एवरी मंडे की जगह मान लो संडे है, ठीक है, मंडे की जगह क्या है संडे, यहाँ भी संडे। क्लियर, वर्किंग डे की जगह मान लो हॉलीडे, वर्किंग डे की मतलब हॉलीडे, यहाँ पे भी कट कर दिया। क्लियर, अब ध्यान से समझना क्योंकि मैं इजी वे में समझाना चाहता हूँ। एवरी संडे इज़ हॉलीडे, यानी आपकी हर संडे को क्या होती है, हॉलीडे होती है। ठीक है, टुडे इज़ हॉलीडे, यानी आज भी क्या है हॉलीडे, यानी आज। ठीक है, अगर आज हॉलीडे है तो ज़रूरी है कि आज संडे होगा, क्या पता होली की छुट्टी हो या दिवाली की छुट्टी हो, क्या पता होली ट्यूसडे को, है ना। अब इसी पे आपको कंक्लूजन देखना है, ये तो स्टेटमेंट हो गई। अब कंक्लूजन आ रहा है कि टुडे इज़ संडे, क्या आज संडे है, नहीं, आज अगर छुट्टी है तो ज़रूरी थोड़ी आज संडे है, मंडे भी हो सकता है, क्या पता दिवाली की छुट्टी हो, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर ये कह रहा है ओनली संडे इज़ हॉलीडे, यानी सिर्फ संडे को ही हॉलीडे है, नहीं, सिर्फ संडे को हॉलीडे नहीं है, आज भी हॉलीडे है, और आज मंडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी ये भी गलत हो गया। क्लियर, अब इसी को आप खुद जो ये क्वेश्चन दिया उस तरीके से पढ़ के अपना दिमाग लगा के कर सकते हो। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, और दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन। क्लियर, नाइदर वन नॉर सेकंड कंक्लूजन इज रेशनल, कोई भी तर्क सही नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, आपका एनालॉजी का पार्ट है। ठीक है, इसमें प्लांट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीड को, तो फ्लावर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्यूटीफुल नहीं, ग्रीन नहीं, टेस्ट नहीं, तो बर्ड तना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से देखो नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस
आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उसका पैटर्न, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। तो नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, स्लोगिज्म हो गया, इसके अलावा इनइक्वलिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट रेलवे में या आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी में थोड़े लेंथी आते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत होगी, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें किस टाइप के क्वेश्चन मुझे परेशान करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, तो उसी पर मुझे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर से पढ़ रहे हो और शुरू से रीजनिंग स्टार्ट कर रही हो फिर वही करते जा रहे हो। ठीक है, बताऊँगा धीरे धीरे तरीका। ठीक है, कम समय में किस तरीके से ज़्यादा स्कोर करना है वो सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो 15 और 20 का गैप 5, 20 और 40 का गैप 20, 40 और 45 का गैप 5 और 45 और 90 का गैप 45। अब यहाँ पे कुछ सीरीज़ नहीं बन रही यार, 5, 20, फिर 5, फिर यहाँ 25 होना चाहिए था, फिर 5 कर लेते। तो अब जिसको समझ में नहीं आएगा ना, देखो उसको पता चल रहा है 5 ऐड हुआ था, फिर कुछ ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ था, फिर कुछ ऐड हुआ, तो वो 5 ऐड करके ऑप्शन नंबर डी लगा देगा और उसका दिमाग काम नहीं करेगा और प्रेशर में होगा। तो अगर ये लास्ट का क्वेश्चन बच रहा होगा, लेकिन ये लय सही नहीं बैठ रही, यानी ये सीरीज़ नहीं बैठ रही, तो दूसरा मेथड लगाएंगे, यानी एक छोड़ के एक चेक करेंगे। 15 और 40 कितने का गैप है? 25। 40 और 90 कितने का गैप है? 50। और ऊपर चेक करेंगे तो 40 यानी 20 और 45 यानी 25, तो यहाँ पे भी जो गैप आएगा वो क्या आएगा? 50 का आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम? 45 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 95, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तुक्का मार के जैसे मैंने अभी पहले बताया था, तो ऑप्शन नंबर डी वैसे भी करेक्ट है, लेकिन लॉजिकली इस तरीके से करेक्ट होगा। ठीक है, अब आपका डाउट ये भी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे सीरीज़ जब चेक करते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का, फिर यहाँ का भी डिफरेंस देखना पड़ता है ना, कई बार अल्टरनेट का भी करना पड़ता है। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, आपको समझ में तभी आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे, आपका दिमाग एकदम ओपन हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से नहीं हो रहा, एकदम से चेंज कर दोगे। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी। अब देखो फिर क्वेश्चन आ गया ये, अब खुद कोशिश करो जिस तरीके से मैंने बताया था, वीडियो पॉज करो, खुद तरीके से उसी तरीके से करो। इसमें देखो सबसे पहले ये देखना है कंक्लूजन। ठीक है, एम और पी को चेक करना है। यहाँ पे नंबर अपनी तरफ से मत डाल देना। ठीक है, या डाल सकते हो, पहले एक काम करो नंबर डाल लो। जैसे मान लो क्यू की वैल्यू क्या मानते हो? क्यू की वैल्यू मान लेते हैं हम 4। ठीक है, पी की वैल्यू क्या मानेंगे? पी की वैल्यू मान लेते हैं 3, क्योंकि पी क्या है? क्यू से छोटा है। और यहाँ पे ओ क्या है? पी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर ही, तो इसको 3 ही मान लो। क्लियर। एन की वैल्यू क्या है? इससे छोटी है ओ से, तो इसको 2 मान लेते हैं। और एम भी 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा भी हो सकता है और बराबर ही हो सकता है। क्लियर, यानी छोटा भी हो सकता है, बराबर ही हो सकता है, मतलब एम 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्लियर, चलो इतनी बात आ गई समझ में। तो इक्वल टू और लेस देन, इनका मतलब समझना। ठीक है, अलग से चैप्टर अगर मैं लेता हूँ क्लास तो समझा दूंगा। अब आपको क्या चेक करना है? क्या एम पी से बड़ा है? तो एम कहाँ है? ये रहा। और पी कहाँ है? ये रहा। तो एम पी से बड़ा है? रॉन्ग, नहीं है। क्या ओ एम से बड़ा है? ओ कहाँ है? ये रहा। क्या एम से बड़ा है? एम क्या है? 2 है। अगर एम 1 भी होता, जैसे मैंने अभी बताया था, 1 भी हो सकता है या 2 है एम। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, एम 1 या 2, अभी समझाया था ना मैंने। अब ओ की वैल्यू क्या है? ओ की वैल्यू 3 है, तो ओ 3 और एम क्या है? 1 या 2, तो ओ तो बड़ा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का है ओनली कंक्लूजन सेकंड इज लॉजिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर सीरीज़ का। इसमें देखो ये बहुत ज़्यादा इजी सीरीज़ है, लेकिन हम डिफ़िकल्ट सीरीज़ भी करेंगे जिसमें आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा यार कहाँ से किसको घुमाओ। इसमें तो सिर्फ ये 2 ही चीज़ हैं। ठीक है, 2 ही पिक्चर हैं, लेकिन जिसमें एक साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से रहेंगे और इधर उधर घूमेंगे। आप सोचोगे यार कौन सा घुमाऊँ, है ना, तो वो भी करेंगे। सबसे पहले एक को पकड़ लो, यानी हमने एरो को पकड़ लिया। एरो यहाँ से यहाँ गया, इधर आ गया, फिर यहाँ से इधर गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से कहाँ गया? ऊपर गया, इधर आ गया, फिर ऊपर से इधर गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें एरो यहाँ पे हो बीच में, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए की है, यानी कि 1। ठीक है, ओरो में नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे। अगर ओरो में होता है तो फिर दोबारा आगे इसको भी चेक करे थे। क्लियर, चलो अब चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या करना है? फोकस डायरेक्ट करना है कि इसमें हमेशा अपोजिट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अपोजिट किसका बताना है? ई का, यानी ई के अपोजिट में क्या है। तो ई के अपोजिट में क्या है, कैसे पता चलेगा? तो ई के अपोजिट को चेक करने के लिए, जैसे मान लो ये ई है, तो ई के अपोजिट में यानी इधर पीछे की साइड होगा, तो ये ना तो ए होगा ना तो बी होगा, क्योंकि ए और बी साइड में है। जब ए और बी अपोजिट नहीं होगा ई का, तो इनको क्या करते हैं? कट कर देते हैं, तो ए और बी कट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ई का अपोजिट ही ढूंढना है ना, तो डी और एफ ये भी अपोजिट नहीं हो सकते क्योंकि साइड में है, क्योंकि अपोजिट में क्या होगा? ई के नीचे वाला होगा, तो डी और एफ इसको भी कट कर देते, तो ई का अपोजिट कौन बचा? सी, तो सी को बेचारे को टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
लिक्विड, कंक्रीट, सॉल्यूशन, फ्लूइड और जूस, तीनों के तीनों, सॉरी 3 नहीं है 5 हैं ये। तो एक ये और ये चारों क्या हैं, लिक्विड फॉर्मेट में, और कंक्रीट क्या है, सॉलिड फॉर्मेट में। तो हमें क्या बताना है, जो अलग है, ग्रुप से रिलेट नहीं करते, यानी ओड है। ओड का मतलब अलग, ठीक है। जैसे शेर, चीता, बाघ और चिड़िया, तो चिड़िया यहाँ पे अलग हो जाएगी, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी वीडियो पॉज करके खुद से करना, ठीक है। अगर वीडियो में जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन अगर मैं ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ तो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक है, समझ नहीं पा रहे जो भी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्लो कर देंगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन कुछ बंदों को ये समझ में नहीं आएगा जो हिंदी मीडियम से, तो मैं हिंदी बताऊंगा, और इसमें मैंने हिंदी नहीं ली लेकिन मैं आपको हिंदी बताऊंगा, ठीक है। रेफरिंग अ गर्ल, ठीक है, रेफरिंग टू अ गर्ल मतलब कि एक लड़की को दर्शाते हुए, ठीक है। मान लो एक लड़की है जिसको मैंने जी का नाम दिया और माइनस कर दिया, यानी नेगेटिव का मतलब गर्ल और पॉजिटिव का मतलब मेल, यानी मेल पॉजिटिव, फीमेल नेगेटिव। अ वुमेन सेज, यानी एक महिला कहती है, ठीक है, महिला को भी लिख लेते हैं एम से माइनस, ठीक है। महिला क्या कहती है, सी इज़ द डॉटर ऑफ माई सन इन लॉज वाइफ, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, ये कह रही है कि वह, यानी ये जो लड़की है वह किसकी बेटी है, मेरे दामाद की वाइफ, यानी जो इस औरत का दामाद है, मान लो इस औरत का दामाद है, कोई भी हो सकता है, प्लस ले लेते हैं, ठीक है। प्लस का मतलब पॉजिटिव यानी मैन है, तो इसके दामाद, इसका दामाद मतलब इसकी बेटी का पति, तो इसकी बेटी कौन होगी, ये होगी, ठीक है। कौन होगी, ये होगी। एक सेकेंड, इसको कट करते हैं, इसको नीचे करते हैं, ये नहीं होगी ना, ये नीचे करते हैं, दोबारा समझते हैं। सी इज़ द डॉटर ऑफ माई सन इन लॉ, यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो है ये किसकी लड़की है, ये लड़की है इस महिला के दामाद की बहू के बेटे के भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यह औरत कहती है कि मेरे, ठीक है, मेरे, दूसरा चेंज करता हूँ, ठीक है, मेरे दामाद के पत्नी, ठीक है, वाइफ लिख रहा है ना, कि पत्नी यानी नेगेटिव, के सन यानी बेटे यानी प्लस, के भाई यानी कि प्लस, ठीक है। की क्या है, बेटी है, यानी इसकी बेटी यानी प्लस वाले की, इसकी बेटी है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, भाई हैं। अब क्या बताना है, सो हाउ इज़ डैट वुमेन इज़ रिलेटेड टू गर्ल, ठीक है, यानी कि ये जो औरत है ये किस तरीके से रिलेटेड है। अब देख सकते हो, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, तो कहीं ना कहीं माँ तो नहीं हो सकती, आंटी भी नहीं हो सकती, ग्रैंड मदर नहीं हो सकती, ग्रेट ग्रैंड मदर होगी, यानी कि परनानी होगी, क्योंकि ग्रैंड मदर होती, दादी होती तो यहाँ तक बात आती, क्योंकि माँ के बाद दादी, ठीक है, यानी पापा के बाद यहाँ दादी, क्लियर। लेकिन बहुत लंबी चौड़ी बात है, तो इसका मतलब परनानी आएगी। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे दिक्कत आती है समझाने में कि भाई किसका चाचा किसकी ताई, ठीक है, क्योंकि रिलेट करना पड़ता है इसको काफ़ी। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे आ गया होगा। अब बात करते हैं, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन गिवन पिक्चर। स्ट्रेट लाइन मतलब कि ये वाली जो लाइन है ना, ये चेक करनी है कितनी है। तो 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4, यानी 4 4 8 9 और 10। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, जब ऑप्शन नंबर मान लो यहाँ पे होता 9 10 7 और 6, तो आपने जैसे 10 काउंट कर दी तो ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे। लेकिन जब आपके सामने पता है कि यहाँ पे 12 भी है 16 भी, तो आप चेक करोगे, ढूंढोगे कहीं 12 तो नहीं सकता, कहीं मैं 2 छोड़ तो नहीं रहा, ठीक है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सटीक तरीके से देखना है एक बार में। अब बात करते हैं, दोबारा देखो नंबर सीरीज़। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, यार मैं इतने सारे क्वेश्चन कर चुका, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के आ गए, इसका मतलब मुझे नंबर सीरीज़ पे फोकस करना है। यही होता है एनालिसिस, ठीक है। पता होना चाहिए यार कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज़ में फिर गैप चेक करेंगे, क्योंकि डबल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है 61 से लेके यहाँ पे 200 कुछ हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 210 भी होता है, तो चेक करते हैं यार इसका 3 गुना का या 4 गुना का कुछ है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है 7 है। 2 3 5 7, इसका मतलब प्राइम नंबर है। तो अब की बार क्या आएगा, 11 आएगा, तो इसमें 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, 89। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इन वाले क्वेश्चनों को डायरेक्ट नंबर, जो भी इनकी पोजीशन नंबर वो लिख के करते हैं। क्यू का मतलब 17, एच का मतलब 8, एस का मतलब 19, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 17 में से 9 गई 8, 19 में से 9 गई 10, तो 10 के नंबर पे आएगा जे, यानी 10वें नंबर पे आता है जे। हिंदी, इसका क्या बताना है हमें, वाटर इमेज बनाना है, ठीक है। वाटर इमेज यानी नीचे की तरफ बनेगा, तो नीचे की तरफ बनेगा, तो इसका मतलब
अब आपको क्या चेक करना है, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट चेक करना है। जब हिंदी पलटेगा तो एच तो इधर आएगा, तो आई तो कट हो गया, ये नहीं हो सकता। क्लियर। अब एन यहाँ पे देखो, फोकस करना है बहुत ध्यान से। एन देखो, एन जब पलटोगे तो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, है ना। पर यहाँ पे देखो एन उसी तरीके से कट कर दो। अब ऑप्शन ये और ये बचा, ठीक है, ये दोनों तो कट हो गए। अब इसमें भी ये देखो कौन सा अलग है, यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है, बस डी का फ़र्क है, ठीक है। डी का फ़र्क है, जब डी पलटेगा तो डी ऐसा का ऐसे ही आएगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाली चीज़ इधर तो आ नहीं सकती, लाइन ऐसे नहीं हो सकती ना, ये तो मिरर इमेज में आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये भी कट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट ही करने हैं। चलो अब आगे आते हैं। आगे इसमें क्या काउंट करना है, हाउ मेनी स्क्वायर। तो 1 2 वर्ग काउंट करने, 3 और 4 और एक बड़ा वाला 5, यानी एक आकृति में 5 हैं, तो इधर भी 5 इधर भी 5, टोटल कितने हो गए 15। 15 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। इसके बाद इसमें भी पोजीशन देनी है। यहाँ पे क्या है 17, एम का मतलब 13, आई का मतलब आई जे यानी 9, एस का मतलब 19 और टी का मतलब 20। अब इसमें सबसे अलग बताना विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप, यानी ओड, जैसे मैंने पहले बताया था शेर, चीता, बाघ, चिड़िया। तो यहाँ पे 17, 13, 9, 19 तीनों चारों क्या हैं, ये ओड हैं, और ये क्या है इवन है। ओड है, इवन का मतलब सम विषम। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 20 नंबर है यानी कि टी है वो अलग हो जाएगा, इसको टिक कर देंगे। क्लियर। चलो अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसमें भी आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। बी का मतलब 2, आर का मतलब 18, ओ का मतलब 15, 11 और फिर यहाँ 5। इसी तरीके से यू को भी लिखेंगे। यू का मतलब STU 21, 5, 11, 8, 14। क्लियर। अब इसमें दिमाग लगाना है यार, क्या हो रहा है, कैसे दिमाग लगाएंगे। 2 से 21 आ सकता है, फिर यहाँ कम ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ओवरव्यू हो गया मुझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है, 18 से 21 हो रहा है, 11 से 14 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है 15 से 11 यानी -4 हो रहा है। उधर इधर क्या हो रहा है +3 हो रहा है दोनों तरफ। तो यहाँ भी क्या करूँगा मैं, +3 करूँगा, ठीक है, यानी इधर इधर क्रॉस में +3, इधर भी +3, और इधर क्या करूँगा -4 करूँगा। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करनी है, पूरा सोल्व नहीं करना। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, ऑप्शन चेक करके। लास्ट में HI है, तो पहले लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। या शुरू में भी देखो LL है और MM है, तो कोई सा भी चेक कर सकते हो। तो लास्ट का चेक करेंगे, तो लास्ट का कैसे आएगा, E है, तो E में क्या होंगे 3 ऐड होंगे, तो E में जब 3 ऐड होंगे FGH, यानी लास्ट में क्या आएगा H आएगा। तो इसका मतलब लास्ट के 2 ऑप्शन कट हो गए। क्लियर। अब इन दोनों को ध्यान से पढ़ो। अब देखना इसमें अलग कौन सा है, LP दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, UH दोनों में सेम है, यानी बीच वाला ही चेक करना है, A और T। तो यहाँ पे X है, ठीक है, X में अगर 4 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करते A तो आएगा नहीं, T ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट। क्लियर। इस तरीके से करना है, पूरा सोल्व नहीं करना, दिमाग लगाना है। टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो कार किससे चलता है, फ्यूल से चलता है, चलती है, ठीक है। 2018 और फिर 22। अब यहाँ पे सोचना है 2018 से 22 कैसे आएगा, 2022 से अब क्या आएगा। तो इसमें देखो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ऐड हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, ये सभी चीज़ें ही होती हैं इसमें, ठीक है, जब बड़े नंबर से छोटा नंबर आता है। तो 2, 1 और 8 इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 1, 8, तो क्या आएगा 8 दूनी 16। अगर यहाँ 16 होता तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते, तो इसका आंसर क्या होता है 2 2 4, 4 2 8। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 और 1 3, 3 और 8 11, यानी 11 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 22। इसी तरीके से 2 और 2 तीनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का डबल करेंगे 12, यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, हाउ मैनी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें 90 का कोण बन रहा हो, समबाहु त्रिभुज शायद, ठीक है। इसमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, 6 हुए ना, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट, क्योंकि 6 से ज़्यादा है ही नहीं, तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉजी वाले, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अब देखो नंबरिंग कैसे करनी है, R का मतलब 18, 14, 10, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, 18, 14, 10, 12, 8, 4, 11, 7, 3, 13, 9, 5, 16, 11, 6। अब देखो यहाँ पे 4 कम हुए, यहाँ पे भी 4 कम हुए, यहाँ पे भी 4 कम हुए, यहाँ पे भी 4 कम हुए, लेकिन यहाँ पे 5 कम हुए। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सबसे अलग है, क्योंकि इसमें भी क्या करना है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप, यानी ओड। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो आपने फिर नोटिस किया होगा
ये नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। नंबर सीरीज़ वाले ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मेरी आंखों के सामने ये आ गए, 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के आ गए, यानी 7 क्वेश्चन आपको यहीं मिल गए। अगर इन 2 चैप्टर पे फोकस करोगे, एक हफ्ते में एक चैप्टर, बहुत रोज़ 50-50 क्वेश्चन करोगे, एक हफ्ते में कितने हो गए? 50 सत्ते 35, ठीक है, 350 क्वेश्चन हो गए। और जब 350 क्वेश्चन करोगे एक चैप्टर के, तो इतना दिमाग तो ओपन हो जाएगा कि यार क्वेश्चन में गलत तो नहीं करूँगा और मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करना है भाई इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा देखो इसी तरीके से। ए का मतलब 1, एन का मतलब 14, ओ का मतलब 15 और ये 25। इसी तरीके से फिर जेड को देखेंगे। जेड मतलब 26, इसको हटा देते हैं। एम का मतलब 13, एल का मतलब 12 और इसका मतलब 2। अब यहाँ पे मैं दिमाग लगाऊंगा, एक ऐड इधर हुआ, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं। तो एक इधर ऐड हुआ 1, यानी 1 ऐड हुआ 2 हो गया। एक इधर ऐड हुआ तो 25 से 26 हो गया। लेकिन 15 से 2 माइनस हुए 13, इधर से 2 माइनस हुए 12 और यहाँ पे क्या हुआ? 1 माइनस हुआ, ठीक है। यानी इधर 1 ऐड हुआ, इधर 1 ऐड हुआ, फिर इधर 2 माइनस हुए और फिर यहाँ पे 1 माइनस हुआ। यहाँ पे 2 माइनस हुए, यहाँ पे 1 ऐड हुआ और यहाँ पे -1 हुआ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 से क्या हुआ? 2 हुआ, यानी 1 ऐड हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे S, तो S से 1 ऐड होगा, क्या आएगा? S के बाद T, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे तो T नहीं है, इसका मतलब ये हो गया जो हमने सोचा था वो अप्रोच गलत है। क्लियर? तो ये चीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब क्या करना है? अब दूसरी अप्रोच लगानी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे दिमाग लगाने लग जाओ, स्टक हो जाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या करने के होते हैं? स्किप करने के होते हैं। अब जैसे ही आपने ये सब अपना कर लिया, क्योंकि आपने यही चीज़ पढ़ी थी कि नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद अपना दिमाग लगाएंगे। लेकिन जैसे आपने दिमाग लगाया, लेकिन आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे दिमाग, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से दिखाया। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यार क्वेश्चन मुझे आता तो है क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है, लेकिन मैं इसमें कन्फ्यूज़ हो गया, मुझे डायरेक्ट यहाँ पर T नहीं मिला। अब आप हड़बड़ा जाओगे। अब आप इसमें 2 मिनट 3 मिनट कितनी भी आप टाइम खर्च कर सकते हो, क्या पता आपका दिमाग काम ना करे। तो आपको करना है एकदम से स्किप करना है ये क्वेश्चन। एक बार में हुआ तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कहते हैं स्किपिंग मेथड। टाइम बचाना है, फिर दूसरे क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन करोगे, करने के बाद लास्ट में इस पर टाइम लगाना है, ठीक है। तो अब किस तरीके से करना है लास्ट में? जब आओगे लास्ट में आपको पता रहेगा यार मैंने इस तरीके से किया था क्रॉस में तो नहीं हुआ था। अब दूसरे तरीके से सोचूंगा ठंडे दिमाग से। 1 और 26 27, 14 और 13 27, 14 और 13 27, 15 और 12 27, 25 और 2 27। यानी अपोजिट पेयर है, अपोजिट पेयर पढ़े होंगे अगर कोडिंग डिकोडिंग कराए। तो इसका मतलब इनका सम क्या होता है अपोजिट पेयर का? 27। तो यहाँ पे S का मतलब 19, तो इसका अपोजिट पेयर कितना होगा 27 लाने के लिए? 8 का मतलब H, तो H यहाँ पे क्या है? सभी में है। इसका मतलब अब मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करनी है। यहाँ पे HL, तो ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पे HF है, कहीं ना कहीं इन तीनों में से ही आंसर होगा। तो अब क्या करूँगा? HL, फिर यहाँ पे F भी है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है ये लास्ट वाला WNM वाला, ठीक है। लास्ट वाला चेक करते हैं। तो लास्ट वाला चेक करने के लिए क्या करूँगा मैं? ये वाला चेक करना है। तो यहाँ पर D है, तो D का मतलब क्या हो जाएगा? D का मतलब हो जाएगा 4। तो 27 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें 23 का ऐड करेंगे। तो 23 का मतलब क्या होगा? W। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं डाउट होगा। टॉपर क्या करेगा? एकदम से ये वाला टिक कर देगा, क्योंकि उसने देख लिया HLF, कहीं ना कहीं इन तीनों में से आंसर होगा, ये तो बहुत अलग है, ठीक है। चांसेस होते हैं ज़्यादा, ठीक है। अगर टाइम जब 20 सेकंड बच रहे तो टॉपर इसी एकदम टिक कर देगा। पर लेकिन आप क्या होगा? कन्फ्यूज़ होगा, W तो यहाँ भी है, क्या पता आप पीछे से स्टार्ट करो। मान लो आपने पीछे से स्टार्ट करा, मान लो आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा आपने पीछे से स्टार्ट करा, W तो यहाँ पे है, ठीक है। अब आपके सामने देखा W यहाँ पे और आपके सामने 10 सेकंड बच रही हैं, तो आप छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, या तुक्का मारोगे या सोचोगे यार क्या करूँ। लेकिन क्या करना है आपको? ये देखना है यार W यहाँ पे है, लेकिन इसकी सीरीज़ देखो HFL, HLF, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करवाता है तो ज़्यादातर इसमें HLF है, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा। चांसेस इसके ज़्यादा हैं, तो आपको यही टिक करना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, पर फिर भी मैं चेक कराता हूँ। अब क्या है इसमें बीच वाला, ये वाला अलग है ना, HF, यहाँ पे HL, तो ये वाला भी चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला O का मतलब क्या होता है? इजोटी यानी 15, तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 का मतलब L, ठीक है। यानी 15 में 12 जोड़ेंगे तभी 27 होगा। 12 नंबर पे क्या था? L, यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आ गए, फिर दोबारा आपने देखने के लिए मिला होगा। तो ब्लड रिलेशन की जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं इसमें हार्ड आ रही है, ठीक है, नॉर्मल नहीं आ रही, यानी समझना पड़ रहा है। तो इसका मतलब इस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें पढ़ते हैं
इंग्लिश में ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, हिंदी में तो बहुत आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि रिलेशन के बारे में बातचीत है, घर में देखते भी हो, मामा फूफी चाचा ताई, तो सब कुछ समझ में भी आता है। ठीक है, कौन किसकी नंद है, कौन किसका देवर है। चलो अब बात करते हैं कीर्ति ग्रांड मदर। कीर्ति की ग्रांड मदर, एक लड़की है कीर्ति, इसको कर लेते हैं नेगेटिव। उसकी ग्रांड मदर यानी दादी, यानी इसके जो पापा जी होंगे यानी फादर जो होंगे, उनकी मदर यानी वही दादी जी हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं DADI दादी। ठीक है, और ये जो हैं ये इनके फादर साहब हैं, यानी कि प्लस पॉजिटिव आएगा। हमें उनका नाम नहीं पता इसलिए मैंने ब्लैंक करा है। ये कह रहा है द मदर ऑफ विवेक मदर, द कीर्ति ग्रांड मदर, यानी कीर्ति की जो दादी हैं वो मदर हैं विवेक की माँ की। ठीक है, तो यानी विवेक की माँ की माँ है, यानी जो दादी जी की लड़की है उसका बेटा कौन है, विवेक। ठीक है, यानी पॉजिटिव। अब देखो विवेक की माँ यानी कि ये वाली माँ हो गई, उनकी माँ कौन है, दादी जी। यही तो है द मदर ऑफ विवेक मदर, द मदर ऑफ विवेक। विवेक की मदर कौन है, ये हैं, और इनकी मदर कौन है, दादी जी हैं। ठीक है, अब फिर दोबारा आ गया इज़ द मदर ऑफ मनीष, यानी यही ग्रांड मदर के लिए यहाँ पे इज़ लगाए। अगर इंग्लिश ठीक करनी है ना तो ये देखो इज़ जो लगाए ना, ये इस सब्जेक्ट के लिए लगाए, जो कोमा लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका इज़ लगाया। अगर आप वैसे इसमें आती नहीं है RPF में, अगर इंग्लिश ठीक करनी है तो देखो ग्रांड, यहाँ पे जो इज़ आ रहा है, यहाँ पे आर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ग्रांड मदर भी आ गया, द मदर भी आ गया, दो आ गए ना सब्जेक्ट, तो कोमा लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे इज़ आएगा। छोड़ो, कह रही ये बात ग्रामर की हो गई। तो अब क्या करना है, इज़ द मदर ऑफ मनीष, यानी यही दादी क्या है, मनीष की भी माँ है, यानी एक और लड़का आ जाएगा इनका मनीष, उसने एंट्री मार दी तो प्लस आ गया। ठीक है, मनीष की माँ कौन है, दादी जी। वीनू इज़ द फादर ऑफ कीर्ति, कीर्ति जी ये रही, इनके फादर कौन है, वीनू, जो कि हमने ब्लैंक छोड़ा था, तो वीनू जी फादर हो गए। ठीक है, हाउ इज़ मदर ऑफ कीर्ति रिलेटेड टू विवेक, अब कीर्ति की मम्मी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो जो फादर है उनकी वाइफ ही तो क्या होंगी, उनकी माता जी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव कर दो, यानी जो कीर्ति हैं, कीर्ति के पापा, पापा की बहू, इनकी मम्मी। क्लियर। अब ये पूछना चाह रहा है हाउ इज़ मदर ऑफ कीर्ति, यानी कीर्ति की मदर, कीर्ति की मदर हैं ये किस तरीके से रिलेट करती हैं विवेक से, ये है विवेक। तो विवेक के पापा के भाई की वाइफ क्या लगी। अब मान लो विवेक के पापा हैं, ठीक है, पापा के भाई को क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, खुद सोचो, चाचा या चाची, खुद सोचो। ओ सॉरी, चाचा या मामा, सॉरी ये पापा तो है ही नहीं, ये तो नेगेटिव है, इसलिए मैं साइन दे रहा था। ठीक है, ये साइन जरूर देना, देखो मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया। तो ये विवेक के पापा नहीं, ये मम्मी है। नेगेटिव किया है ना मैंने यहाँ पे, तो विवेक की जो माता है, ये विवेक है, विवेक की जो माता है उनका जो भाई होगा वो मामा लगेगा, और उनकी जो वाइफ है वो मामी लगेंगी। तो मामी कौन है यहाँ पे, आंटी जी हैं, आंटी को ही मामी कहते हैं, मैटर आंट। ठीक है, तो सिस्टर इन लो ये सब कट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ पे आंटी लिखा आ रहा है, चाची के लिए भी आंटी, मामी के लिए भी आंटी, जब हिंदी में करोगे तो साफ शब्दों में लिखा रहेगा चाची या मामी। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गई। ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, इसमें क्या करना है आपको, ऑप्शन का यूज़ करते हुए एक स्क्वायर बनाना है, एक वर्ग बनाना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है 3 of 5 इमेज, यानी 3 का यूज़ करना है, क्योंकि ऑप्शन में 3 दे रखे हैं। तो कैसे बनेगा ये खुद सोचो, 1 3 और 5, इसका तो कोई यूज़ नहीं होगा, ना ही इसका होगा। तो 1 3 5, अब कैसे कैसे बनेगा सोचने की जरूरत नहीं, इसको यहाँ लगाओ और इसको यहाँ लगाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन है थोड़े दमदार, तो आपको ये भी समझ में आया यार, ये वाले जो क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट के कहीं ना कहीं ये दिक्कत देते हैं। इतना लेंथी क्वेश्चन मैं तो देखते ही छोड़ दूंगा, पढ़ूंगा कैसे, क्या करूँगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसके भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोटे मोटे मैंने 4-5 टॉपिक ऐसे बता दिए आपको जिनसे 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पर फोकस करना। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अपने आप भी करना है, वीडियो पॉज करके देखना है कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, और गलती मैं बताऊँगा अभी। सबसे पहले क्या करना है, 8 पीपल सिटिंग ऑन द टेबल, MNOPQRST आर फेसिंग आउटसाइड, यानी कि एक टेबल है उस पर ये 8 बंदे बैठे हैं और मुंह किस तरफ है, बाहर की तरफ है, यानी इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, इन्हें मतलब नहीं है टेबल पे क्या रखा है, बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, नज़ारा देख रहे हैं। तो अब पहले पोजीशन बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 पोजीशन बन गई, यहाँ पे ही बैठेंगे ये। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में ऐसे ही बैठे हों, MNO लाइन से बैठे हो, नहीं, ये इस तरीके से बैठे हैं कि देयर इज़ अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ देम, यानी कुछ सेम डिस्टेंस है। देयर इज़ अ 5 मैन 3 वीमेन, इसका मतलब 5 आदमी हैं 3 औरत हैं। नो 2 वीमेन हैव बीन सिटिंग टुगेदर, कोई भी 2 औरत एक साथ नहीं बैठी। चलो ठीक है, अब एक एक करके जो ये कह रहे हैं उस तरीके से जैसे जैसे ये कहते जा रहे हैं वैसे वैसे बिठाते जाना है। ठीक है,
ये कह रहा है एम विच इज़ अ मैन इज सिटिंग अपोजिट टू एस। अब इसने कहीं कहा थोड़ी कि एम यहीं बैठना है, तो अपनी मर्जी से यहाँ बैठा दो एम को, ठीक है। एम एक आदमी है यानी प्लस, जो कि अपोजिट है किसके, एस के, ठीक है, एस के अपोजिट कर दिया। अब हमें ये नहीं पता एस कौन है, तो इस पर साइन मत देना कि ये प्लस है या माइनस है, सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। ये कह रहा है टी और एन नेबर, मतलब टी और एन पड़ोसी हैं, तो इनको अलग लिखना है भाई बाहर। क्यों लिखना है बाहर, ये इसलिए लिखना है क्योंकि हमें नहीं पता ये टी एन यहाँ पे आएंगे या यहाँ पे आएंगे, तो जब पता ही नहीं है तो ज़बरदस्ती थोड़ी है बैठाने की, तो बैठाना नहीं है। और ये भी याद रखना फेस बाहर की तरफ है। देखो गलती करोगे, खुद से क्वेश्चन कर रहे होगे ना इसको, तो गलती जरूर करोगे। एन इज सिटिंग ऑन द थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ ओ, यानी कि ओ से राइट साइड कौन बैठा है, एन बैठा है। कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, 1 2 और यहाँ पे ओ, ठीक है, यानी ओ 1 2 3, यानी ओ ये हो गया, ठीक है। ओ से राइट में तीसरी पोजीशन में, यानी पहली दूसरी तीसरी पे कौन बैठा है, एन बैठा है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन देखो, इसने कहा है टी और एन नेवर, यानी पड़ोसी हैं, तो टी और एन ऐसे भी तो पड़ोसी बन सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि टी पहले आए, ये भी आपको सोचना है। तो जब इस तरीके से होगा तो यहाँ पे ओ होगा, तो 1 2 और फिर यहाँ तीसरे नंबर पे एन आएगा, क्योंकि इसमें कहा है ना एन इज सिटिंग थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ ओ, यानी ओ से तीसरे प्लेस पे 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, यानी आपके पास अब 2 कंडीशन है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। क्लियर, ठीक है। अब फिर दोबारा आगे पढ़ते हैं। एम इज़ नाइदर नेवर ऑफ एन और टी, जो एम है वो ना तो एन का पड़ोसी है और ना ही टी का पड़ोसी है। क्लियर, चलो इस पर रोंग भी कर दो, ऐसा है नहीं, ठीक है। ए पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एस और एन, ठीक है। एस और एन के बीच में कौन है, एक बैठा हुआ है बंदा, ठीक है। तो एस और एन, यहाँ पे एन कर देते हैं, ठीक है, एन बैठा दिया, एस और एन के बीच में एक बंदा बैठा है, हमें नहीं पता कौन बैठा है। क्लियर। अब आपको देखो एस और एन जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे एन आ गया, तो अब ये वाली कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वाली कंडीशन में देखो अप्लाई कैसे होगी, इसमें कहा है ओ से तीसरे नंबर पे एन है, तो यानी एन से लेफ्ट पे तीसरे नंबर पे ओ होगा, ठीक है। जब ओ के राइट हैंड पे तीसरे नंबर पे एन है, तो हम ये भी कह सकते हैं एन से लेफ्ट हैंड पे तीसरे नंबर पे ओ है। तो अब बाहर की तरफ इनका मुंह है, बेचारे एन बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब इनके लेफ्ट में यानी 1 2 3, यानी ओ हमारे इधर आएंगे, ओ आ गए, ठीक है, चलो ओ इधर आ गए। अब इसमें यह भी कहा है जो टी है, ठीक है, और एन है, वो एम के पड़ोसी नहीं है। तो अब देखो ध्यान से समझना, ये जो एम है यहाँ पे टी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, ये अभी कहा था ना इसने, एम इज़ नाइदर नेवर ऑफ टी और एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे टी नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, ओ 1 2 3, ओ 1 2 3, ठीक है। ये वाली कंडीशन देखो, ओ 1 2 3, तो एन से पहले अगर मैं टी लिखता हूँ, ये वाली कंडीशन लगाता हूँ, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमें लाना नहीं है। क्यों, क्योंकि एम का पड़ोसी हो जाए, तो ये वाली कंडीशन गलत, तो इसको उड़ा दो, तो ये वाली कंडीशन नहीं, ये वाली लगेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे टी नहीं, यहाँ पे आएगा टी, तो एन के बाद टी आएगा, यानी ये वाला। क्लियर। अब इसको पूरे को मिटा दो, क्योंकि हमने सेट कर दिया, इसको भी मिटा दो, सेट हो गया मामला। क्लियर, ठीक है। अब आगे की बात देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, पी इज़ नॉट नेवर ऑफ एम, यानी पी जो है वो पड़ोसी नहीं है एम का, तो पी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो कहाँ आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन आप कहाँ पे बैठाओगे, फिर आगे कंडीशन पढ़नी है। बट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, यानी पी कहाँ पे बैठा है, फ्रंट ऑफ आर, यानी आर के सामने। अब पी अगर यहाँ पे लिखते तो इसके सामने तो एन है, तो यहाँ पे आर नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, पी को यहाँ बैठाएंगे और आर को यहाँ बैठाएंगे, बचा कौन, मिस्टर क्यू, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना, ये हमारा सेट हो गया सिस्टम पूरा। अब सिस्टम तो पूरा सेट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी ये है, ये तो हमें पता चल गया कि ये एम पॉजिटिव, ये मैन है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, 3 औरत कहाँ बैठी हैं, कि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दी है जो आपने नहीं पढ़ी। देखो ये वाली, इसको दोबारा पढ़ेंगे। एन इज सिटिंग ऑन द थर्ड प्लेस फ्रॉम राइट ऑफ ओ, यानी ओ से थर्ड प्लेस पे कौन है, एन है, ठीक है। विच इज़ वुमेन, कौन सी वीमेन है, ओ, ठीक है, कौन, ओ के लिए लगा ये विच इज़ वुमेन, तो यहाँ पे ओ क्या है, औरत है। क्लियर। एक चीज़ चलो ये क्लियर हो गई।
अब आगे देखते हैं, ये तो एक औरत का पता चला है, अब बाकी 2 औरत और बच रही हैं अभी, उनको भी ढूंढो कहाँ बैठी हैं वो। अब वो औरत कैसे ढूंढी जाए, है ना। अब इसके लिए तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसी कोई औरत की बात हुई नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही औरत की बात हुई, या तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। पर चेक करते हैं। देखो मैंने ये भी बताया था कि इस ऐसे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में कितने मिलेंगे, 2-3 मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि इसी पेज पे मिले, मतलब कि एक ही स्लाइड मिले। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे अलग आ गया, फिर दोबारा से इसी तरीके से ये क्वेश्चन आ जाए जैसे यहाँ पे आ गया, आया ना। तो अब आपको ये डाटा स्टोर करके रखना है, ये वाला, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन करूँगा, बताऊँगा। तो ये वाला डाटा क्या करना है, एग्जाम में स्टोर करके रखना है। ऐसा नहीं कि रफली कर दिया फिर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे सेम वही आएगा, बस क्वेश्चन अलग रहेगा। तो आप फिर दोबारा से थोड़ी ना सर्किल बनाओगे। तो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस करते टाइम कि यार एक ही फॉर्मेट पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मुझे अच्छे से बना के रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ पे गड़बड़ी क्या आ रही है। सेम है क्या, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है। ये एम इज़ नेदर नेवर ऑफ एन नोर इज़, अच्छा देखो यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे ना एन और टी, इसके आगे एक लाइन और है, वो यहाँ पे नहीं लिखी, उसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें दी हुई है एम इज़ नेदर नेवर ऑफ एन नोर टी, ठीक है, यानी टी आएगा यहाँ पे इज़ की जगह। और एन द नेवर ऑफ एन इज़ द नेवर ऑफ नोर इज़ एन इज़ द नेबर ऑफ एनी मेल। अच्छा, नोर इज़ द नेबर ऑफ एनी मेल, ये क्या लिखा है, एक सेकंड जरा। ये देखो मिस प्रिंट है, यहाँ पे क्या आएगा, नोर एन इज़ द नेबर ऑफ एनी मेल। इसका मतलब ये है कि जो एन है ना वो किसी भी मेल का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब आया समझ में। तो देखो एन को ढूंढो, एन ये है, तो ये कहना चाह रहा है एन किसी भी मेल का पड़ोसी नहीं, यानी ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी ये दोनों क्या है, विमेन है। क्लियर। बाकी बचे क्या, मेल, तो सारे क्या हो जाएंगे, मेल। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो खुद काउंट करो, 1 2 और 3 औरत हो गई, बाकी बचे 5 मेल हो गए, ठीक है। चलो अभी फाइनली हो गया। ये आपको देखो, मुझे कन्फ्यूज़न किस लिए हो गई, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। चलो तो क्वेश्चन अब पढ़ते हैं आंसर। इतना टाइम हमें इसमें करने में लगा ना, अब सॉल्यूशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, जो ये पूछे बस करते हो। हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस और एन वाइल काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ एस, यानी ये एस है, एस के राइट से, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुँह करके बैठा है तो इसका राइट हैंड इधर होगा। तो इधर से अगर काउंट करेंगे तो एस और एन के बीच में कितने मतलब पीपल हैं। तो इसमें ये मत कर देना कि 1 है, ऑप्शन नंबर कभी डी लगा दो। हमें राइट साइड चलना है, तो राइट में 1 2 3 4 5। अब एन आ गया नहीं, तो 5 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर। इसी तरीके से अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है उनका भी आंसर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको उठा के वहीं लेके चलेंगे, ठीक है। कैसे लेके चलेंगे, अब देखना कैसे लेके चलते हैं। आजा आजा आजा, अरे फिर नेक्स्ट लेके चलते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, एक सेकंड बस, थोड़ा सा वेट। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑप्शन इज नॉट इज़ अ पेयर ऑफ मैन, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मैन का पेयर है। तो आर ओ टी एस ये सब चेक करने। आर ओ तो ओ तो देखो यहाँ पे फीमेल थी, तो ये ऑप्शन कट हो गया। टी और एस, तो टी यहाँ पे क्या है, फीमेल है, तो ये भी नहीं है। एन और टी ये भी नहीं है। तो क्यू और एम, तो क्यू भी यहाँ पे मेल है और एम भी यहाँ पे मेल है। ये यही पूछना चाह रहा है, इसमें से कौन सा पेयर मैन का है, यानी कौन से 2 पेयर क्या है, मेल है। क्लियर। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। फिर दोबारा क्वेश्चन आएगा क्या, हाँ देखो ये आ गया क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम इज़ रॉन्ग, ठीक है। आर, इसमें ये चेक करना है कौन सा रॉन्ग दे रखा है स्टेटमेंट। आर इज सिटिंग एट द 3rd पोजीशन विथ राइट ऑफ एस, यानी एस से राइट पे 3rd पोजीशन पे क्या आर है, पहला दूसरा तीसरा, यानी तीसरे पोजीशन पे। एस के राइट में तीसरे पोजीशन पे चेक करना है क्या आर है, तो एस ये हो गया, और इसके राइट साइड पहला दूसरा तीसरा यानी ओ है, यानी आर नहीं है। हमें क्या करना है, इसमें ये बताना है रॉन्ग कौन सा है, तो पहला वाला ही रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया सिर्फ एक ये डायग्राम बनाने से, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा छूटा है, ये वाला स्टेटमेंट वाला। ऑल टीक आर बनियान, ठीक है। ऑल टीक आर बनियान, टी सभी क्या है, बनियान है। ऑल बनियान आर वुड, तो सारे बनियान क्या है, वुड है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन पढ़ना है। ऑल वुड आर टीक, यानी जितने भी वुड है वो सभी क्या है, टीक है, नहीं, कुछ ही वुड का छोटा सा पार्टी टीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1
रोंग हो गया। सम बनियान आर ठीक, कुछ बनियान ठीक है, हाँ कुछ बनियान अंदर की ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी से, यानी ओनली कंक्लूजन 2, यानी ओनली कंक्लूजन 2 इज़ लॉजिकल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं। देखो इसमें भी आपको ये नहीं है कि पूरी पिक्चर सेम बनानी है कि आप खुद सोचें यहाँ पर टी लिखो फिर इसको, ऐसा इमेज नहीं बनानी, नहीं मिरर इमेज में नहीं वाटर इमेज में। क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पी है, जब इस इधर से इधर पलटेगा तो ऐसा तो पी होगा नहीं, ये कट हो गया, ठीक है। टी भी उल्टा तो होगा नहीं, उल्टा कब होता है, जब वाटर इमेज होती है, तो ये भी कट हो गया, ठीक है। और पी जब पलट के इधर आएगा तो इधर तो रहेगा नहीं, तो ये भी कट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं बस दिमाग लगा के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ये वाले पढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं अब, बस ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको किस तरीके से करना है। अब देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें थ्योरेटिकल पूरा आपको पढ़ना होता है, फिर आपको कंक्लूजन निकालना है, यानी खुद समझना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, द पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन PMC एंड द महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन डिसाइडेड टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट ऑन अहमदनगर। देखो इसको हिंदी में समझाता हूँ, यानी कि नेशनल मॉनेटरी अथॉरिटी के अनुसार और PMC और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो कि महाराष्ट्र की है, उनके अनुसार, इन तीनों के अनुसार ये डिसाइड किया गया द चेंज ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट। जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसका अलाइनमेंट चेंज किया, कहाँ पर, अहमदनगर रोड पर। क्यों चेंज किया, टू प्रोटेक्ट आगा खान प्लेस, यानी आगा खान एक जगह है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्या किया, उसका अलाइनमेंट चेंज किया, कहाँ पे, अहमदनगर रोड पे। तो अब चेंज किया तो उसके लिए, सो नाउ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज टू 50 करोड़ फॉर सिविल वर्क, यानी जो भी वहाँ पे सिविल काम हुआ है उसका जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, भाई जब चेंज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पैसे तो लगेंगे, तो वो बढ़कर कितना हो गया, 50 करोड़ हो गया, ठीक है। और जो लेंथ है कॉरिडोर की वो कितनी बढ़ गई, 900 मीटर बढ़ गई, ठीक है। चलो इतनी बात आई समझ में। इसी को पढ़ के आपको आंसर देने दोनों के। फिर ये कह रहा है मेट्रो ऑफिशियल अतुल गडगिल और प्रकाश, ठीक है, अतुल और प्रकाश दोनों ने इन्फॉर्म किया किसको, मीडिया को, कब, फ्राइडे को, किसके बारे में, डिसीजन के बारे में। उन्होंने क्या कहा, देयर विल बी सम चेंजेस इन मेट्रो कॉरिडोर नियर आगा खान पैलेस, यानी कुछ चेंजेस होंगे मेट्रो कॉरिडोर में आगा खान पैलेस के पास। क्या होगा, लेंथ ऑफ रूट विल नाउ इंक्रीज टू 900 मीटर, यानी ये कह रहे हैं कि लंबाई 900 मीटर बढ़ जाएगी, ठीक है। मेट्रो ऑफिशियल ने एक कन्फर्म किया। और जो PMC है, PMC मतलब पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इज़ येट टू गिव फाइनल अप्रूवल फॉर द प्लान रूट, यानी अभी इन्होंने क्या किया, सिर्फ डिसाइड किया है, इन तीनों ने, PMC ने, NMA ने और महाराष्ट्र रेलवे कॉरपोरेशन ने, ठीक है। अभी फाइनल अप्रूवल देना बाकी है, अभी सिर्फ इन्होंने सोचा ऐसा, यानी डिसाइड किया कि ऐसा करेंगे। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या था, पुणे PMC हैज़ अप्रूव द अलाइनमेंट चेंज सजेस्टेड बाय मेट्रो, महाराष्ट्र मेट्रो, यानी जो PMC है उसने अप्रूवल दे दिया, अप्रूव कर दिया, मतलब अप्रूव द अलाइनमेंट चेंज, अप्रूव नहीं किया, ठीक है, उन्होंने अभी डिसाइड किया है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं पढ़ना, एक बार आपने समझ लिया, फिर दोबारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 50 करोड़ रुपए, नहीं, जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 50 करोड़ रुपए नहीं है, वो जो वहाँ पे प्रोजेक्ट को जो एक तरीके से अपडेट किया है, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, जो रोड इंक्रीज़ की है, कॉरिडोर को बढ़ाया है, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉरिडोर जो बढ़ाई है, उसमें 50 करोड़ रुपए लगे हैं, ना कि पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो मेट्रो का प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा का होगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन, यानी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें सिर्फ आपका दिमाग यूज़ होना चाहिए, आपको रीडिंग, मतलब थोड़ा दिमाग संतुलन में होना चाहिए कि यार बातें क्या हो रही हैं, अपना तर्क क्या देना है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आपको, आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके खुद से करो, कहीं भूल तो नहीं गए कि मूवी की तरह देखने लगे। तो लास्ट में देखो क्या है क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का है। जैसे पहले आए थे, पहली बार क्या आए थे, उन्होंने किसी को दर्शाया, एक औरत ने इसको दर्शाया, उसने इसको दर्शाया। अब की बार क्या है, कंडीशन दे रखी है, आपको खुद दर्शाना है, ठीक है, खुद ही पता करना है, क्लियर। तो कंडीशन पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है क्वेश्चन पे, ठीक है, इनका यूज़ करना है, क्वेश्चन पढ़ के जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है, ठीक है। इस कंडीशन को फिल करना है, जो पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। x परसेंटेज y, तो यहाँ पे x परसेंटेज y यहाँ पे आएगा, यानी a परसेंटेज b, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। यानी x द डॉटर ऑफ y, यानी जो x है वो किसकी लड़की है, y की लड़की है, तो माइनस आ जाएगा, क्लियर। फिर ये कहना चाह रहा है y@z,
y@z, यानी y और z यहाँ पे आ जाएंगे, तो y इज़ बी हस्बैंड, ठीक है, यानी y किसका हस्बैंड है, z का। तो y किसका हस्बैंड है, z का। इसको डार्क कर देते, दोनों में अच्छा रिलेशन है। तो y हस्बैंड है, तो यानी ये वाइफ हो जाएगी z। क्लियर। एक लास्ट स्टेटमेंट और, z परसेंटेज w, यानी z जो है किसकी बेटी है, b की, यानी जो z है किसकी बेटी है, b की, यानी b कौन है यहाँ पे, w। ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं पता z किसकी बेटी है, w की बेटी है, यानी ये फादर है या मदर है, कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, यानी मेल है फीमेल हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, हाउ इज़ द रिलेशन टू द फादर ऑफ x, यानी x का जो फादर है यानी y, यानी जो y का रिलेशन है w से किस तरीके का है। तो w का क्या लगा, w की बेटी का पति है, यानी w का क्या है, ये दामाद है, यानी सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। क्लियर। तो आपके सभी क्वेश्चन हो गए, टोटल 35 क्वेश्चंस थे। अब मुझे ये बताओ कमेंट में कि आपके कितने सही हुए, क्या आप इसी अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हो, स्पीड सही है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ठीक है, तरीके समझ में आ रही हैं। बाकी आरपीएफ और आरआरबी एनटीपीसी का जो मैंने पेड टारगेट सीरीज़ लॉन्च किया था वो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से, वो मैंने टेलीग्राम पे बताया था। अब क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगा या तो इस तरीके से मैं वीडियो लेकर आऊँ या वीकली आपको टारगेट दूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट पे बताना किस तरीके से आपकी हेल्प हो, ठीक है, जितनी होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इस लेक्चर को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, हाँ जो भी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड ज्वाइन दिस चैनल, दैट इज़ जो पक्की विद शुभम। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।